गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। हमने अपने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और करंट में हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था वो है वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर क्या है वो भी कल बता दिया था आपको कि 1 वोल्ट क्या होता है। वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी आता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोटेंशियल आपका वोल्ट मीटर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का और एमीटर करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? एमीटर का। किसका यूज करते हैं? एमीटर का। जो वोल्ट मीटर है, कभी भी सर्किट में जब हम यूज करते हैं तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, कि क्यों होता है ये आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा किसमें? पैरेलल में, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। कुछ एक बेटा हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या सिंबल है। ठीक है बेटा, जैसे बेटा ये कुछ एक सिंबल हैं 10th क्लास में जो आपको आते होने चाहिए। ये सेल है बेटा, इसकी जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव, ये जो छोटी है ये नेगेटिव। ये है, ये दो या दो से ज्यादा सेल जब मिला के हम बनाते हैं तो वो है ये बैटरी बन जाती है। ये बेटा वायर है, ये किसी जॉइंट को शो करता है कि वायर का जॉइंट हुआ है। और अगर ऐसे क्रॉसिंग है तो वायर क्रॉस हो रही है वायर के पास से, लेकिन बीच में जॉइंट नहीं है। इसका मतलब है जॉइंट और इसका मतलब है जॉइंट नहीं है। मैंने लिखा है वायर क्रॉस विदाउट कनेक्ट, बिना कनेक्ट किए हुए क्रॉस है। ये बेटा रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस है। ये अभी पढ़ेंगे हम आगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आर ये लिख दिया, और इसकी वैल्यू कम ज्यादा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। ये ओपन सर्किट, ये क्या है बेटा? कि स्विच ऑफ है, स्विच लगा हुआ है, व्हाट स्विच इज ऑफ। ये स्विच कनेक्ट किया हुआ है और बीच में ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, ये स्विच कनेक्ट है। ये बल्ब को शो करता है, बल्ब ग्लो कर रहा है। ये गैल्वेनोमीटर है। इसी तरह अगर ऐसे लगाया हो, ऐसे, तो ये एमीटर होता है बेटा। ऐसे लगाया हो ये, तो ये वोल्ट मीटर को शो करता है। ठीक है बेटा, ये है कुछ। अब हम आगे बढ़ेंगे द फ्लो ऑफ करंट, के करंट सर्किट में कैसे फ्लो करता है। तो आइए अब देखते हैं बेटा फ्लो ऑफ करंट। देखिए बेटा, हमने अभी बताया कि ये सिंबल होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो डायरेक्शन होगी सर्किट में, देखिए जैसे मान लेते हैं हम, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ये वन वे की ले ली। यहां पे हमने क्या किया, एक ये पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, यहां पे एक एमीटर लगा दिया और ये लगा दिया। मान लेते हैं ये सर्किट है, ये वोल्ट मीटर हो गया आपका। इसको ऐसे कर लो, यहां पे लगा लो, ये वन वे की, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर। तो करंट जो फ्लो करेगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे फ्लो करता है बेटा? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एक हमारे पास जो कंडक्टर होता है, सपोज वी हैव ए कंडक्टर, हमारे पास ये कंडक्टर है ए बी, जिसकी लेंथ है एल, विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहां पे हैं ये?
ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर पाए जाते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर इजीली मूव कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। परंतु हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। मान लेते हैं हमने ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दी, इसको ये लगा दिया हमने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किस साइड को मूव करेगा इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये देखो बेटा, ये है जब करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस टाइम इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है उसे हम बोलते हैं बेटा कन्वेंशनल करंट। ये लिख दिया मैंने यहां पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या नाम है उस करंट का? कन्वेंशनल करंट। और जो करंट बेटा ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं इससे करंट क्रिएट होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये है। अब इससे आगे आता है बेटा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओम्स लॉ। आइए अब ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ बेटा, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज वैलिड इन ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स। जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं उनमें ओम्स लॉ वैलिड होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पहले कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम इजीली। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट और हीट इजीली फ्लो कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा। इंसुलेटर दूसरी तरफ, इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। और हम ये कह सकते हैं इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई वुड, ग्लास, पेपर, रबर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ये इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। ये अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। ठीक है बेटा, ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो आइए ओम्स लॉ क्या है? ओम्स ने जब ये लॉ दिया तो ओम्स क्या कहता है? देखिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ द external conditions like temperature and क्या है बेटा? इफ द एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन विल रिमेन कांस्टेंट, देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये वर्ड शायद बेटा आपको समझ नहीं आया होगा। इफ द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन, कई बच्चे सीधा बोल देते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इन नोन एज ओम्स लॉ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है।
उसने ये कहा था कि इफ एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर के जिस कंडक्टर में, जिस एप्लीकेंस में, जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका टेम्परेचर जितना है उतना ही रहना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब कि उसके डायमेंशन, जितनी लेंथ है, जितनी ब्रेड्थ है, जितना उसका जो भी शेप साइज है वो वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए। ये हो मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब, समझे? क्या बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट हो, जैसी थी वैसी ही हो, देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स क्या, V is directly proportional to I, या I is directly proportional to V भी लिख देते हैं हम ऐसे। हमने इसको फॉलो किया, क्या बन गया? V इज इक्वल टू, सबसे पहला काम है प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड को हटाना, तो इसके लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, लगा दिया गया R। V इज इक्वल टू आर आई, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? आर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अगर मैं वेयर आर इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया बेटा? V अपॉन आई। अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं I और V के बीच में, देन देयर विल बी स्ट्रेट लाइन। इस तरह का ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी करंट बढ़ता जाएगा, जैसे करंट बढ़ता जाएगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी। और R क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अगर हमारे पास इनकी वैल्यू हो तो हम आगे R की वैल्यू निकालते जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R क्या है, कि किस चीज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है बेटा, आइए अब डिस्कस करते हैं ओके व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज द ऑब्स्टेकल इन द path of flow of करंट। जब किसी वायर में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में करंट फ्लो कर रहा है और उसके पाथ में रुकावट आ जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं और एक स्पीड से चल रहे हैं, अचानक आगे खड्डे आ जाते हैं, रोड जो है डिस्टर्ब्ड रोड आ जाता है, तो हम अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो वो जो स्पीड को स्लो कर दे, वो खड्डे किसका काम कर रहे हैं? दे आर ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द, इन द पाथ ऑफ कार और इन द स्पीड ऑफ द कार। उसके रास्ते में क्या आ गई? रुकावट आ गई। सेम उसी तरह जब करंट फ्लो कर रहा है और उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है, उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे किसी वायर की लेंथ बढ़ती जाती है तो ये रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे किसी का एरिया बढ़ता जाता है तो रेजिस्टेंस घटता जाता है। देखिए कैसे, आइए इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको देखिए बेटा, हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक
ये है, इसकी लेंथ कितनी थी L, ये भी L है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था I, अब कितना बन गया ये करंट I/2, ये भी करंट कितना हो गया I/2 हो गया दोनों का करंट। ठीक है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या होता है बेटा V इज इक्वल टू IR। ठीक है बेटा, एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहां पे क्या हो गया, जैसे ही हमने लेंथ को डबल किया, ये मान लेते इतना था हमारे पास, हमने क्या किया, ये दो रेक्टेंगुलर कॉइल एक दूसरे को बिल्कुल नियर बाई एक दूसरे टच करके ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो लेंथ तो क्या हो गई डबल, और करंट कितना हो गया हाफ हाफ हो गया, दो हिस्सों में बंट गया। तो ये क्या बन गया, नाउ R डैश कितना आ गया बेटा V अपॉन I डैश, एंड I डैश कितना है I/2 है हमारे पास। क्या बन गया, R डैश इज इक्वल टू V अपॉन I/2। कितना बन गया बेटा, R डैश इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चले गए, 2V अपॉन I। V अपॉन I किसके बराबर है, R के बराबर है। क्या बन गया, R डैश इज इक्वल टू 2R। क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि हमने लेंथ को डबल किया, देन रेजिस्टेंस भी क्या हो गया डबल। इट मीन इफ वी डबल द लेंथ देन रेजिस्टेंस विल आल्सो डबल। जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब देखिए बेटा दूसरा केस हमने क्या किया, ये जो हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ये लिया था हमने, मान लेते हैं ये इसकी लेंथ है, हमने एरिया को ठीक है बेटा, हमने क्या किया, हमने एरिया को हाफ कर दिया। तो मान लेते हैं कैसे किया, ये था इसके ऊपर एक और स्लैब रख दी, तो एरिया A/2 हो गया, और करंट कितना हो गया I/2। क्या बन गया, R डैश इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या बन गया बेटा, R डैश इज इक्वल टू V अपॉन I/2। R डैश कितना बन गया 2V अपॉन I। अगेन यहां पे हमने क्या किया, एरिया को हाफ किया, देन रेजिस्टेंस डबल हो गया, यानी कि एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसमें क्या था, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कुछ ऐसे आया बेटा, देखेंगे आप ध्यान से। अब रिजल्ट ये निकला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सिंपल आपने ये याद रखना है कि लेंथ के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस घटता है। क्या बन गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। सबसे पहले इसको हटाइए, क्या बन गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये बेटा ये जो वर्ड लिखा है ये ऐसे है, इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं बेटा, रो। वेयर रो इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये किसके बराबर बन गया, रो इज इक्वल टू RA/L। जो रेजिस्टेंस था बेटा, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसके यूनिट बने थे वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, लेकिन इसके यूनिट हम ऐसे लिखते हैं ओम। ये सिंबल है बेटा, रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर एम्पेयर।
क्या यूनिट होते हैं इसके, 1 वोल्ट पर एम्पेयर। और इसको सिंबल ऐसे लिखते हैं, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और रजिस्टिविटी के यूनिट अब क्या आएंगे, देखिए बेटा, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, ये कट गया, क्या यूनिट आ गए इसके, ओम मीटर। ये ध्यान रहे, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। याद रहेगा बेटा, ये अच्छे से याद रखना। अब दूसरी बात, हमने ये पढ़ लिया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ बढ़ने के साथ बढ़ता है और एरिया के बढ़ने के साथ घटता है। तो रेजिस्टिविटी याद रखना बेटा, रेजिस्टिविटी ना एरिया पे डिपेंड करती है ना लेंथ पे डिपेंड करती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया एंड लेंथ। मैं यहां लिख देता हूं, ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। ये the resistivity of a material is neither depend on L nor depend upon A। ये दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एल पे भी और ए पे भी। इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा ये, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। आल्सो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसके ऊपर, ना तो ये एल पे डिपेंड करती है और ना ही ये ना इधर डिपेंड अपॉन ए मीन एरिया, इस पे भी डिपेंड नहीं करती है। ये आपने बेटा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, इसको करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए मेरे से। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।